और जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री बालाजी एकेडमी पर। और कल हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा हार्ट वर्क करता है, और उसको अगर रिवाइज कराएं तो वापस से एक बार हम उसे देख लेते हैं कि हमारे हार्ट में दो तरीके के ब्लड जाते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। दो चैम्बर जो होते हैं जो लेफ्ट साइड होते हैं, जिसमें एक लेफ्ट एट्रियम जो ऊपर वाला चैम्बर होता है और नीचे वाले चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। जो राइट साइड में होते हैं उसमें ऊपर वाले को राइट एट्रियम और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में पहले आता है, वहां से फिर वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से फिर क्या होगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। पूरे बॉडी में वो जाएगा, सभी सेल को ऑक्सीजन देता हुआ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो वो अब ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वापस से हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर पंप किया जाएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से फिर पंप किया जाएगा कहाँ पर, लंग्स के पास। लंग्स उसमें क्या करेंगे, लंग्स में जो एल्वेली होता है जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा था, वो क्या करेगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेगा और ऑक्सीजन उसमें मिक्स कर देगा, और फिर वापस से ये हार्ट के पास आएगा और यही प्रोसीजर कंटिन्यूस चलती रहती है। अब आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर नेमली लीव्स। ठीक है, और जो जो हमने देखा था अभी, जब फोटोसिंथेसिस हम देख रहे थे तब हमने देखा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और दूसरा कि अपने जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करते हैं क्लोरोफिल के ऑर्गन में स्टोर करते हैं, और जनरली कहाँ पर स्टोर करते हैं, लीव्स में। ठीक है, और लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, ठीक है, याद रखिएगा लीव्स को हम क्या कह सकते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन। उसी में वो क्या करते हैं, अपने खाने को स्टोर करते हैं। द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। अब यहाँ तो क्या लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है और सनलाइट ली जा रही है। ठीक है, लेकिन क्या खाने के लिए सिर्फ यही दो चीजें जरूरी है? नहीं, इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेंगे, वो प्लांट को कहाँ से मिलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। For plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. अब प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है या फिर सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से हो जाती है, लेकिन उसके अलावा जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कहाँ से लिए जाते हैं, ये जमीन में से लिए जाते हैं। रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ से होता है, उसका जमीन से होता है। The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil. और सॉइल के जो पार्ट, प्लांट का जो पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में होता है वो इन चीजों को एब्जॉर्ब करता है। अब प्लांट का कौन सा पार्ट कांटेक्ट में होता है, रूट्स। ठीक है, तो रूट्स जो होते हैं वो इन सारे मिनरल्स को जमीन से प्लांट के अंदर इनटेक करते हैं, namely roots. If the distances between soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. अब इसका मीनिंग क्या है, अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन है कि आपका जो, ये मान लो कि एक जमीन है, इसके नीचे ये रूट है और ये प्लांट है, और प्लांट के ऊपर इस तरीके से लीव्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लीव्स लगे हुए हैं। अब अगर मान लो कि रूट्स और प्लांट के बीच में जो लीव्स हैं, प्लांट के ऊपर जो लीव्स हैं, उनका बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इजी है, मतलब छोटा है, कम है, डिस्टेंस स्मॉल है। तो ऐसी कंडीशन में आपका प्लांट जो होगा मिनरल्स को आसानी से डिफ्यूज कर देगा। डिफ्यूज इन द सेंस कि आसानी से वो मिनरल जो है लीव्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इन केस अगर मान लो ये डिस्टेंस बड़ा हुआ तो वैसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन। ठीक है, सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन मतलब जो रूट्स, और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन मतलब लीव्स। ये स्मॉल है तो एनर्जी कैसे होगी, डिफ्यूजन से होगी। किस मेथड से होगी, डिफ्यूजन से। मतलब डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था, अगर मान लो कि एक पानी का ग्लास आप लो, पानी से भरा हुआ एक ग्लास लो, उसमें इंक डाल दो तो इंक धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है,
But if these distances become large because of changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मान लो कि आपके घर के पास में ही कोई दुकान है, वहां से आपको दूध लेकर आना है या फिर कोई भी सामान लेकर आना है, तो वैसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप सीधा फटाफट चल के पैदल चल के चले जाओगे और ले आओगे। ठीक है, आप गाड़ी निकाल के लेके जाओगे, उतने में आप पैदल चल के ही आ जाओगे अगर पास में ही है तो। ठीक है, क्योंकि गाड़ी निकालोगे, उसे स्टार्ट करोगे, वहां ले जाओगे, बंद करोगे, फिर उतरोगे, सामान लोगे, फिर वापस से गाड़ी पर बैठोगे और फिर उसे लेकर आओगे, तब तक में तो आप पैदल चल के ले आओगे। ठीक है, तो क्या पैदल चलना इतना फास्ट है? गाड़ी से फास्ट है? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन ऐसी थी, इसलिए ऐसा फास्ट हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो आप पैदल चल के जाओगे तो आप पहुंचोगे ही नहीं, उससे पहले पहले तो आप गाड़ी से ले आओगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी होता है कि अगर मान लो कि डिस्टेंस स्मॉल है, मतलब कहने का मतलब एक पौधा है, तो पौधे में रूट से और लीव्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है, तो वैसी कंडीशन में वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक प्लांट की आप बात करते हो, एक ट्री की आप बात करते हो, तो उसके अंदर तो लीव्स और रूट्स का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जो इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता हो। अब वो क्या होता है? एनर्जी नीड्स, एक मिनट, energy needs differ between different body designs. Plants do not move, and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport systems. ठीक है, एनर्जी नीड जो होती है हर इंसान की अलग अलग होती है। हमारी एनर्जी नीड ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि हमें मूव करना होता है, हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए हमारी जो एनर्जी नीड्स है वो ज़्यादा है। लेकिन प्लांट की एनर्जी नीड्स जो होती है वो कम होती है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स को कहीं घूमना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। दूसरा, उसके अंदर बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं प्लांट को। ठीक है, तो वहां पर एनर्जी नीड की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए एनर्जी वहां पर कम यूज होती है। ठीक है, और इसीलिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है काफ़ी स्लो होता है। आपने न्यूट्रिशन लिया, अभी खाना खाया, 7 से 8 घंटे में आपका मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स में आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। लेकिन प्लांट्स में क्योंकि नीड कम है, इसलिए धीरे धीरे ये चीज़ें होती। As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system. The distances over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. अब ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप अगर मान लो कि किसी जंगल में गए हो, तो वहाँ देखा होगा आपने बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हैं। Plant transport system will move energy stores from leaves and raw materials from roots, and these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One, the xylem, moves water and mineral obtained from the soil. The other, phloem, transport products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other part of the plant. अब आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ये 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है। एक तो होता है जाइलेम और एक होता है फ्लोएम। जाइलेम एंड फ्लोएम। अब ये है क्या? आपको जनरली एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर जाइलेम किस लिए काम आता है, फ्लोएम किस लिए काम आता है। हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को देखो, मैं जनरली यूज़ करता हूँ, ट्रिक्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, चीज़ों को रिलेट करके यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ जनरली जाइलेम किस काम आता है, फ्लोएम किस काम आता है। तो हम उसको इस तरीके से याद रखते हैं, जैसे जाइलेम, और उसका बाद दूसरा हो गया फ्लोएम। तो जाइलेम क्या काम आएगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। तो आपको याद क्या रखना है? फ्लोएम, इसमें भी फ आ रहा है, और फूड में भी क्या आ रहा है? फ आ रहा है। अब प्लांट के लिए फूड क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस से उसने खाना बनाया है वो क्या होता है? फूड होता है। और जाइलेम जो होता है वो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब वाटर जो होता है, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, प्लांट जो भी न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है वो वाटर के साथ डिसॉल्व फॉर्म में ही इनटेक करता है। ठीक है, तो वो एक न्यूट्रिशन भी हो गया। मतलब जाइलेम किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर, साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट को जाइलेम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। और फ्लोएम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट किसको करेगा? फूड को करेगा। मतलब अगर मान लो कि मैं एक ऐसा ट्री बनाऊं इस तरह का, देखो भाई हमारी ड्राइंग को, हम ड्राइंग के टीचर तो है नहीं, इसलिए आप इस चीज़ को समझ आइएगा।
ये उसकी रूट्स हैं। तो जाइलेम का जो मूवमेंट होगा, जाइलेम से जो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा उसका मूवमेंट ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, हमेशा कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रूट्स जो होंगे वाटर को लेंगे और वो पूरे प्लांट तक उसे पहुंचाएंगे। लेकिन फ्लोएम जो होता है, जैसे मान लो कोई ये लीव्स है, यहाँ पर कोई लीव्स है, तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन जनरली वैसे तो होता नीचे की तरफ है, लेकिन साइड में भी वो ब्रांचेस को देगा। और फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट मतलब रूट होता है वो क्या होता है, लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और वहीं अगर मान लो कि आप फ्लोएम की बात करो, सॉरी जाइलेम की बात करो, तो जाइलेम क्या करेगा, रूट्स टू अदर प्लांट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में देखते हैं। In xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems, and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. ठीक है, जिस तरीके से आपने एक बिल्डिंग देखी होगी, बिल्डिंग में जो पाइपलाइन लगी हुई होती है, नीचे आपने एक मोटर लगा रखी है, उस मोटर के थ्रू सारा का सारा पानी जो होता है और हर घर से वो पाइपलाइन कनेक्ट होती है, तो एक बार अगर आप मोटर चालू करते हो तो हर घर में पानी पहुंच जाता है। उसी तरीके से जाइलम जो होता है प्लांट के हर पार्ट तक कनेक्ट होता है और वहां पर वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। At the roots, cells in contact with the soil actively take up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे होता है, कैसे अपवर्ड डायरेक्शन होता है। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी चीज का मूवमेंट इजी होता है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे होगा उस चीज को हम समझेंगे। Moves into the root from the soil. To eliminate this difference, this means that there is steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. However, the pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest points of the plant body. अब होता क्या है कि जब हम प्लांट की बात करते हैं, इस तरीके से एक कोई ट्री है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रूट्स जो होंगे उसके अंदर क्या होगा, पानी होगा, वाटर होगा। अब वाटर अदर पार्ट ऑफ प्लांट में भी होता है, लेकिन इस वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे। न्यूट्रिएंट्स है मतलब उसके अंदर क्या है, आयंस है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ऊपर जो पानी है वो क्या है, नॉर्मल पानी है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिएंट ज्यादा है और यहाँ जो न्यूट्रिएंट थे वो तो यूज हो चुके हैं इसलिए वो कम हो गए। तो इसका जो वाटर का मूवमेंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ लो है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उसका मूवमेंट होगा और एक वाटर ट्यूब की तरह ये मूव करेगा। वाटर ट्यूब मतलब क्या होता है, जो इस तरीके से पानी ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है उसको हम वाटर ट्यूब कहेंगे। ठीक है, अब ये होता कैसे, प्लांट किस तरीके से बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक पानी पहुंचाता देखते हैं। टेक 2 small pots of approximately the same size and having the same amount of soil. One should have a plant in it. Place a stick of the same height as the plant in the other pot. दो घड़े लेने हैं, घड़े के अंदर मिट्टी भर देनी है, ठीक है, और दोनों के अंदर एक में प्लांट लगा देना है और एक में लकड़ी लगा देना। Cover the soil in both pots with a plastic sheet so that moisture cannot escape by evaporation. और दोनों पॉट को क्या कर देना, हमें कवर कर देना है ताकि उसमें से मॉइस्चर बाहर ना निकल पाए। कवर बोथ साइड्स, वन विद द प्लांट एंड द अदर विद द स्टिक विथ प्लास्टिक स्टील्स एंड प्लेस इन ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, और आधे घंटे तक उसे क्या करना है, बंद करके ही धूप में रखना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द टू केसेस? Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessel in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots, and the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. अब हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर पानी तो यहां पर ऑलरेडी था, ठीक है, इस जगह पर पानी तो अवेलेबल है, तो फिर उसको रूट से पानी लेने की जरूरत क्या है? और पानी भाई यहां पर पानी है, उसके बाद ये पानी को बाहर छोड़ रहा है जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, तो बाहर छोड़ने की जरूरत क्या है भाई? जब तक ये पानी है तब तक उसको यूज करता रहे, जब पानी एकदम खत्म हो जाए तब पानी निकाले, वो एक अलग बात है। क्लियर है? तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो पानी शुरुआत में नीचे से जो आता है,
यहाँ पर जो पानी है इसके अंदर क्या होता है ना कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सिर्फ पानी नहीं होता, ये मिनरल वाले न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर होते हैं। ये ऊपर जाएगा, अब जब खाना बनेगा तब ये सारे न्यूट्रिएंट यूज हो जाएंगे। अब सिर्फ वो क्या बचा, पानी बचा। तो ऐसे पानी को प्लांट बाहर निकाल देता है और उसी को ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर पानी की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो गई, और यहाँ पानी क्या है हमारे पास अवेलेबल है, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो है, इसका क्या है, हाई है। तो हमारे वाटर का मूवमेंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से वाटर जो है ऑपोजिट ऑफ द ग्रेविटी मूव करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर जो पानी है उसका, अब ये पानी चला गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पे खाली स्पेस हो जाएगा, तो एक सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन जैसे आपने पिचकारी करते हैं तो उसमें हवा भरती है कि नहीं भरती, वैसे सक्शन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर सक्शन क्रिएट हुआ और वही सक्शन इस पानी को ऊपर लेके जाएगा। इस तरीके से जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स जो होते हैं प्लांट में ऊपर तक जाते हैं और ग्रेट हाइट तक चले जाते हैं। The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration। ठीक है, और जो यहाँ से जो पानी निकल रहा है, यहाँ से जो पानी आपका बाहर निकल रहा है ये पोजीशन से, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। इवोपरेशन मतलब होता है आपका पानी का भाप बन जाना, ठीक है, और उसी का भाई क्योंकि ट्रीज से इवोपरेशन हो रहा है इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. It also helps in temperature regulation। ठीक है, एक तो ये क्या, अब जनरली आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में आप अगर मान लो कि कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आपको काफ़ी गर्मी लगती है, लेकिन एक प्लांट के नीचे अगर आप आ जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। उसका कारण क्या है, प्लांट के नीचे जब भी आते हैं तो प्लांट क्या करता है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस कर रहा होता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स उस प्लांट के लीव्स के आसपास अवेलेबल होते हैं, और वहाँ से जब एयर फ्लो होगी तो आपको हवा कैसी लगती है, ठंडी लगती है। यही वजह होती है कि प्लांट के नीचे आपको ठंडक महसूस होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि घर के दरवाजे के बाहर अगर मान लो कि दोनों साइड से हवा पास होने का मतलब, यहाँ से एक साइड से आपके घर में हवा आ रही है और एक साइड से जाने का भी रास्ता है, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आप किसी चटाई को या फिर किसी बोरी बोरी जो होती है जिसमें गेहूं वगैरह आते हैं, बड़ी बड़ी आती कंतान पटसन की आती है, ठीक है, तो वो अगर भिगो के लगा दिए या फिर कोई भी कपड़ा भिगो कर अगर रख दे तो आपको काफी ठंडक महसूस होती है। क्लियर है ये चीज, ये क्यों होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर भिगोया तो आपने उसमें क्या होगा, पानी होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल से जब एयर पास होगी तो काफी ठंडी हो जाती है। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to leaves to the leaves. It also helps in temperature regulation. The effect of root pressure in transport of water is more important at night। ठीक है, रूट प्रेशर जो होता है वो नाइट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन द ट्रांसपायरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। दिन के समय तो भाई पानी इवोपरेट हो रहा है, तब वहां पर तो आपको जो बाकी जो जगह से पानी आपको मिल जाता है, भाई पानी जो है ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो उसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है और उसी की वजह से नीचे से मिनरल वाला पानी आ जाता है ऊपर। ठीक है, लेकिन डे टाइम में तो ये होता है, लेकिन नाइट टाइम में ऐसा नहीं होता। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, ये हमने क्या देखा, जाइलम के थ्रू जो पानी होता है, मिनरल वाला पानी रूट से पूरे प्लांट में फैलता है। अब हम देखते हैं कि फ्लोएम से किस तरीके से फूड जो होता है नीचे तक पहुंचता है। So far we have discussed the transport of water and mineral in plants, and now let us consider how the product of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant। This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem। ठीक है, ट्रांसलोकेशन जो फूड होता है, फूड लीफ से जहां से वो बना हुआ है वहां से पूरे बॉडी में पहुंचता है, पूरे प्लांट में पहुंचता है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, एक वेसल होता है जिसको वस्कुलर टिश्यू होता है, वस्कुलर टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। Besides the product of photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substances। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा कि जो फ्लोएम होता है वो किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। एक तो
फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो चीज़ें बनी हैं, एनर्जी बनी है, खाना बना है उसको, दूसरा एमिनो एसिड्स को और अदर सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है. These substances are especially delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds and to growing organs. और ये जो आपके एमिनो एसिड्स है वो किस काम में आते हैं? जो सीड्स होते हैं उनके ग्रो करने में, रूट्स के ग्रो करने में, इन सब चीज़ों के काम आते हैं. The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward directions. तो ये ट्रांसलोकेशन की जो मूवमेंट होती है कंपेनियन एडजेसेंट कंपेनियन सेल के थ्रू होती है, ठीक है. सीव मतलब जाली होती है, ठीक है, उसके थ्रू होती है और अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में होती है. क्योंकि पत्ती के ऊपर भी अगर मान लो कि लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर भी अगर मान लो कि कहीं पर कोई ब्रांच वगैरह है तो वहां भी उस न्यूट्रिएंट को पहुंचाना पड़ेगा और रूट्स पर तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना है. Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. Material like sucrose is transferred from phloem tissue using energy from ATP. ठीक है. और जो सुक्रोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज का भाई ही होता है सुक्रोज, तो वो जो होता है एटीपी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है. दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट. ठीक है. ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जो रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर आप यूज करते हैं ना, आरओ वाटर, तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर का जो प्रेशर होता है उसका डिफरेंस होता है जिसकी वजह से जो गंदगी वगैरह हो निकाल पाते हैं हम. दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू. और इसी ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करता है कौन, फ्लोएम वगैरह यूज करते हैं. ठीक है. This pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure. This allows the phloem to move material according to the plant's needs. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow. ठीक है. अब फ्लोएम में हमने देखा, भाई जाइलम ने हमने क्या देखा कि नीचे से ऊपर की तरफ ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ठीक है. लेकिन फ्लोएम के अंदर क्या हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है, नीचे से ऊपर भी हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ भी हो रहा है. ठीक है. तो ये जनरली होता क्या है, जो भी बॉडी है, जो भी प्लांट का पार्ट है उसकी नीड के अकॉर्डिंग होता है. अगर उसकी नीड है तो वहां से उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, नीड नहीं है तो नहीं होगा. क्लियर है ये चीज. उसी तरीके से भाई ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसी के बिहाफ पर, उसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है. दूसरा कि जो रूट से शुगर जो होता है, शुगर सब्सटेंस होता है, वो कब आता है, जब बर्ड्स होते हैं. बर्ड्स इन द सेंस कि जब नया प्लांट होता है तो प्लांट का जब फूल निकलना होता है तो छोटा सा एक दाना जैसा निकलता है जिसको हम बर्ड कहते हैं. तो वहां पर ज़्यादा शुगर की जरूरत होती है क्योंकि उसे ग्रोथ करना है. और वैसी कंडीशन में वहां पर क्या होता है कि आपको शुगर का जो सॉल्यूशन होता है वो रूट से उस बर्ड तक पहुंचता है. तो ये भी फ्लोएम का ही पार्ट है. तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसी अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर चीज़ें पहुँचती हैं. तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज एक्सक्रेशन. और इस एक्सक्रेशन के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद फिर हम मैथ्स के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो आज इसे यहीं समाप्त करते हैं. सभी को जय श्री राम. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में.